हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स फ्रॉम 2020 टू 2024। तो इस टाइम पीरियड तक यानी 2020 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स एंड एक्ट्स जो हमारे पार्लियामेंट में पास हुए हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी मच वाइटल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज एन एक्ट, बिल एंड लॉ। तो एक्ट, बिल और लॉ, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल हमें अपनी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। लाइकवाइज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री वी रिक्वायर द थ्री मेन ऑर्गन्स जो हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम सिंपल टर्म से बात करें तो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉर्म करना होता है, यानी कि लॉज बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज एंड जुडिशरी का काम होता है बेसिकली टू कीप एन आई ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की तो इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड बिटवीन द लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्ट, बिल और लॉज क्या होते हैं। सो बेसिकली लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स आर ब्रॉट बिफोर ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ बिल। तो देखिए, जब भी हमें कोई नया लॉ बनाना होता है कंट्री में तो सबसे पहले पॉलिसी या फिर ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाता है बिफोर लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में से किसी भी एक हाउस में उस ड्राफ्ट को या फिर उस पॉलिसी को पेश किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और जब उस ड्राफ्ट और पॉलिसी को पेश किया जाता है तो वो बन जाता है एक बिल। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अ बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल which when passed by both the houses of the parliament and assented by the president becomes an act of the parliament। और देखिए, जब ये बिल है इसको प्रॉपर एसेंट मिल जाता है, यानी कि स्वीकृति मिल जाती है, हम कह सकते हैं फ्रॉम द लोअर हाउस यानी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से, तो तब ये एक एक्ट बन जाता है। ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद एन एक्ट इज अ स्पेसिफिक लेजिस्लेशन प्रपोज्ड, डिबेटेड एंड पास्ड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी लाइक अ पार्लियामेंट। तो बेसिकली अब जो ये एक्ट है इसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होगा हमारे पार्लियामेंट में, और इस प्रॉपर डिस्कशन के बाद उसके जितने भी आउटकम्स हैं वो उनको ध्यान में रखते हुए अगर दोनों हाउस में वो अप्रूव हो जाता है तो वो बन जाता है एक लॉ। तो देखिए, वंस अप्रूव्ड इट बिकम्स अ लॉ, अ बाइंडिंग रूल दैट द सिटीजंस मस्ट फॉलो। और जो लॉ होता है इट हैज़ टू बी फॉलोड बाय द सिटीजंस। सो एन एक्ट इज एन इनिशियल प्रपोजल वाइल अ लॉ इज द फाइनल इनफोर्सेबल वर्जन। तो एक्ट क्या होता है? एक इनिशियल प्रपोजल होता है बिफोर द पार्लियामेंट, और फाइनली वो क्या बन जाता है? जिसको फॉलो करना होता है, एक लॉ, रिजिड लॉ बन जाता है विच इज मेंट टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री। तो अगर हम बात करें, बात यहाँ पे हमने की है लोकसभा और राज्यसभा की। तो जो लोकसभा है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है, हाउस ऑफ द पीपल। एंड अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट इज बीइंग अमेंडेड बाय द वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वक्फ एक्ट ऑफ 1995। तो वक्फ एक्ट ऑफ 1995, इसको अमेंड करने के लिए एक नया बिल पास किया गया था। अमेंडमेंट मतलब एक तरीके का चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जो वक्फ एक्ट ऑफ 1995 है इसको अमेंड करने के लिए वक्फ बिल ऑफ 2024 पास किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द वक्फ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2024 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ऑन 8th of August 2024। तो 8th of August 2024 को इस अमेंडमेंट या फिर इस बिल को पास किया गया था हमारे लोकसभा में, और इसे इंट्रोड्यूस किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है किरण रिजिजू। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसका मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज को एक तरीके से प्रिवेंट करने के लिए एंड प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस बिल को
पास किया गया। वक्फ refers to the property which is dedicated to the religious or charitable purposes in Islam। तो इस्लाम में जो प्रॉपर्टीज वक्फ एक ऐसा टर्म है जो रेफर करता है टू द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उसको वक्फ कहा जाता है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The next question is, which act aims to regulate the collection and processing of personal data in India? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023। तो देखिए द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 इसको पास किया गया था हमारे पार्लियामेंट में, जिसका जो मेन एम है वो है कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। एक तरीके से डेटा प्राइवेसी को इंक्रीज करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी in 2017 verdict, and in August 23 Indian Parliament passed a comprehensive data protection bill, the Digital Personal Data Protection यानी कि DPDB एक्ट। तो DPDB एक्ट का पास हुआ 2023 में हुआ, और जो वर्डिक्ट थी रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी ये 2017 में पास की गई थी, मतलब प्रेजेंट की गई थी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। और उसको ध्यान में रखते हुए जो ये DPDB एक्ट ऑफ 2023 है इसको पास किया गया फॉर इंक्रीजिंग द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डेटा। ये आपने ध्यान में रखना है। Next question, the Criminal Procedure Identification Act of 2022 replaces which of the following acts? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920। तो द क्रिमिनल प्रोसेसर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2020 ये पास किया गया है और इसने रिप्लेस किया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920 को। ये आपने ध्यान में रखना है। इट रिप्लेस द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920 एंड एक्सपेंडेड द एम्बिट ऑफ पीपल फ्रॉम whom information can be collected and the categories of the information that will be collected। तो बेसिकली जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं इनमें जो छानबीन की जाती है उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने के लिए और जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी क्राइम में उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कैटेगराइज करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया है। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इस एक्ट को पास किया गया है रिगार्डिंग द क्रिमिनल एक्टिविटीज़। और बेसिकली यहाँ पे जो इन्वॉल्व होंगे क्रिमिनल्स उनसे रिलेटेड जो जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उनके लिए भी अलग से कैटेगराइज करके डेटा को प्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बात यहाँ पे हुई थी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की। तो अगर हम बात करें सीबीआई की, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी है इंडिया की। और करंट में अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर ऑफ पुलिस हैं प्रवीण सूद। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीबीआई कब फॉर्म हुआ था, तो सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1963 को। तो 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई का फॉर्मेशन हुआ था। Next question, the National Anti-Doping Act of 2022 establishes which agency as the legal entity? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो जो नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट है 2022 का, इसने नाडा को स्टैब्लिश किया गया है एज द लीगल एंटिटी, जिसका जो मेन एम होगा वो होगा टू कंट्रोल एंड मॉनिटर डोपिंग विद इन द कंट्री। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो फर्दर द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में जो डोपिंग की जाती है यानी मिलावट की जाती है एक तरीके से कह सकते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए इस नाडा का फॉर्मेशन हुआ अंडर द नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट ऑफ 2022। इसमें बेसिकली इसको स्टैब्लिश किया गया एज द लीगल एंटिटी। ऑल्दो जो नाडा है इसका फॉर्मेशन 2005 में ही हो गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। टू ओवरसी द एक्टिविटीज ऑफ द नाडा एंड टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ऑब्लिगेशंस एंड कमिटमेंट्स एंड मॉनिटर द compliances thereof, फाउंडेड इन 2005। तो 2005 में नाडा का फॉर्मेशन हुआ था। इंडिया फीचर्स बीनीथ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व है इन फॉर्मिंग दिस नाडा। एंड बेसिकली करंट में हम बात करें मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स की, तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया इज करेंटली द चीफ हेड ऑफ दिस नाडा। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विथ।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेगुलेटिंग लैंड डाइवर्जन फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। तो देखिए, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 पास किया गया है, इसका जो मेन एम है वो है लैंड का प्रॉपर यूज़ करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किए हुए, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए लैंड को प्रॉपरली यूज़ करना फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस, ये आपने ध्यान में रखना है। सो द बिल अमेंड्स द Forest Conservation Act 1980, which provides for the conservation of forest land. Further, it expands the list of activities permitted to be carried out on the forest land. तो देखिए, जो परमिशन है, जो बहुत सारी जो परमिशंस हैं जो अभी तक नहीं मिली थी रिगार्डिंग फॉरेस्ट लैंड, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना फॉरेस्ट लैंड को विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, इस एक्ट को पास किया गया, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023। करेंट मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट की बात करें तो करंट में भूपेंद्र यादव इज द एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The next question is, which bill seeks to increase the legal age of marriage for women in India to 21 years? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। तो देखिए, जो ये प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2021 पास किया गया था, ये लीगल एज ऑफ वुमेन जो है इंडिया में उसको 18 से लेकर 21 ईयर्स तक बनाने का एम रखता है। द हिमाचल प्रदेश असेंबली ऑन August 27 approved the prohibition of child marriage Himachal Pradesh Amendment Bill of 2024, which raises the legal marriage age for women from 18 years to 21 years. तो ये जो इनिशिएटिव है, इट इज स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। द बिल वॉज पास्ड बाय वॉइस वोट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 2 वीक मानसून सेशन। तो मानसून सेशन के स्टार्ट होने पे जो 2 वीक का था, उसकी स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को पास किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट सरोगेसी प्रैक्टिसेस इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 इसको पास किया गया था रिसेंटली इंडिया में, ताकि जो सरोगेसी प्रैक्टिस है इसको लीगलाइज किया जा सके। अंडर द सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021, अ विमेन हु इज़ अ विडो or a divorce between the age of 35 to 45 years, or a couple defined as a legally married woman and man can avail for surrogacy if they have a medical condition necessitating दिस ऑप्शन। तो बेसिकली जो सैरोगेसी का ऑप्शन है, इसको और ज़्यादा लीगलाइज बनाने के लिए विद इन द कंट्री, जो ये सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021 है, ये पास किया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसमें कोई भी वेमेन जो वो विडो है, यानी जिनके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, जो विडो है या फिर जिनका डाइवोर्स हो चुका है और वो 35 से 45 ईयर की जो एज कैटेगरी है इसको बिलोंग करती हैं, दे कैन गो फॉर सैरोगेसी। इसके अलावा अगर कोई लीगली मैरिड मैन एंड वेमेन है और उनको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से दे आर नॉट एबल टू कंसीव अ बेबी, इन दैट केस जो सरोगेसी है इट बिकम्स अ ऑप्शन फॉर दैम। सो बेसिकली जो ये एक्ट है ये पास किया गया है और ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये आपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 मेनली एड्रेसेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो मेन फोकस है इट इज़ ऑन इंक्रीजिंग पेनाल्टीज फॉर पोचिंग, यानी कि पोचिंग की जो एक्टिविटी है इसको डिक्रीमेंट लाने के लिए इस बिल को पास किया गया। एंड एक्सपेंडिंग द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट को एक्सपेंड करने के लिए, रेगुलेटिंग द ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, और इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं इनकी जो ट्रेड है इसको भी एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 पास किया गया। द एक्ट अमेंड्स द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 which regulates the protection of the wild animals, birds and plants. So अलाइन विद CITES, जिसका फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज of wild fauna and flora. It seeks to increase the species protected under the law and implement the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, which is CITES. तो इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022 प्रपोजेस टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैब्लिश अ सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल विथ मल्टीपल बेंचेस। तो
बेसिकली जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है ये इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 2022 का पास हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। और इसके अंडर जो आउटकम आया वो ये था कि एक सिंगल परमानेंट ट्रिब्यूनल यानी कि एक स्मॉल कोर्ट्स को भी इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए जहाँ पे मल्टीपल बेंचेस लगें और एक प्रॉपर आउटकम आ सके। द इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019 seeks to streamline the above. It introduces a mechanism to resolve the dispute by negotiations through a dispute resolution committee. इसके अलावा एक dispute resolution committee भी बनाई जानी चाहिए at the lower level, local level, to be established by the central government, और इसको कमेटी को सेंट्रल गवर्नमेंट को अपॉइंट करना चाहिए before such a dispute is referred to the tribunal. इससे पहले कि जो ये डिस्प्यूट है इसे कोर्ट्स में प्रेजेंट किया जाए इससे पहले कमेटी के द्वारा इसको प्रॉपर्ली एनालाइज किया जाना चाहिए. इट इज मेंशन्ड अंडर दिस. So next question, the DNA technology used in application regulation bill of 2019 is concerned with. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टैब्लिशिंग डीएनए डेटाबेसेस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यानी डीएनए डेटाबेसेस को यूज़ करके ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो ये डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 का पास किया गया था और फाइनली ये पास हुआ 2023 में, ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो बेसिकली डेटा फिंगरप्रिंटिंग के मदद से भी इसको जांचा जा सकता है और यहाँ पे भी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इट कैन बी यूजफुल अंडर दिस. द पर्पज ऑफ दिस बिल इज टू एक्सपेंड द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बेस्ड फॉरेंसिक टेक्नोलॉजीज टू सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ऑफ द कंट्री. तो हमारी कंट्री का जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस जुडिशियल सिस्टम है, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इस बिल को पास किया गया. The utility of DNA-based technologies for solving crimes and to identify missing persons is well recognized across the world. तो DNA फिंगरप्रिंटिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये DNA डेटाबेस का, ये आपने ध्यान में रखना है. Next question, which act aims to regulate a commission for the appointment of judges to the higher judiciary replacing the current collegium system? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल ऑफ 2024. सो द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC बिल ऑफ 2024 was proposed. For this, it seeks to establish a commission for the appointment of judges to the higher judiciary replacing the current collegium system. तो बेसिकली जो NJAC बिल 2024 का है ये इस्टेब्लिश किया गया है कि एक कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. तो एक कमेटी का फॉर्मेशन होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर अथॉरिटीज़. तो हायर पोजीशंस के लिए जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो एक कमिटीज़ के द्वारा करना चाहिए, यानी कि कमीशंस के द्वारा करना चाहिए. ये मेंशन्ड है बेसिकली इसके अंडर, ये आपने ध्यान में रखना है. अगर करंट में हम इंडिया की बात करें तो हमारे करंट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो DY चंद्रचूड़ इज़ करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री, ये भी आपने ध्यान में रखना है. और फर्स्ट CJI की बात करें तो हीरालाल कानिया was the first CJI of the country, ये भी आपने ध्यान में रखना है. So नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Which act was introduced to extend safe abortion services recently? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 2024. तो देखिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 2024 का, इसके अंडर जो जो अबॉर्शन के लिए जो टाइम पीरियड होता है लीगली उसको एक्सटेंड करने की मांग की गई है. सो द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2024 was passed. Regarding this, it expands access to safe abortion services and increases the gestation period for legal abortions under the certain conditions. तो कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंडर जो लीगल अबॉर्शंस हैं इनकी जो टाइम लिमिट है उसका टाइम पीरियड को इंक्रीज करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया. इन September 2021 द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 केम इनटू फोर्स for extending the upper
gestational limit for abortion from 20 to 24 weeks. तो अभी जो है लीगल टाइम पीरियड इट इज़ 20 ईयर्स और इसे 20 वीक्स और इसे 24 वीक्स तक एक्सटेंड करने के लिए इस अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एम्स टू रिप्लेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिजिटल इंडिया एक्ट ऑफ 2024। तो डिजिटल इंडिया एक्ट ऑफ 2024 इसने आईटी एक्ट ऑफ 2000 को रिप्लेस किया है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या प्रोविजंस मेंशन्ड हैं। सो द डिजिटल इंडिया एक्ट ऑफ 2024 aims to replace the Information Technology Act of 2000 and address emerging challenges in the digital ecosystem, including cybersecurity, data protection, and online content regulation. The Ministry of Electronics and Information Technology came up with the Digital India Act of 2023, which replaced the इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। तो ये बेसिकली आपने ध्यान में रखना है टू इंक्रीज करने के लिए साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया है, डिजिटल इंडिया एक्ट ऑफ 2024। करंट में अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन की, तो अश्विनी वैष्णव इज करेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। Next question. Which act aims to strengthen governance and transparency in multi-state cooperative societies? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2023 को पास किया गया था टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को मजबूत बनाने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। सो द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023 was passed regarding this. It strengthens governance and transparency in multi-state cooperative societies. It introduces provisions to improve the accountability of the cooperative societies. इसके अलावा इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की उसको भी इंक्रीज करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया है। आपको ध्यान में रखना है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 2023। Next question. Which act aims to replace Scheduled Tribes Order Act of 1950? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल ऑफ 2022 इसको पास किया गया है फॉर रिप्लेसिंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर एक्ट ऑफ 1950. So, the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill of 2022 was introduced in the Lok Sabha में से इंट्रोड्यूस किया गया on February 7, 2022 by the Minister of Tribal Affairs जो है अर्जुन मुंडा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, करंट में अर्जुन मुंडा is the Minister of Tribal Affairs. The bill sought to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950, which lists the tribes and tribal communities that are considered scheduled tribes in various states and union territories. सो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है इट अमेंड्स द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सेवरल स्टेट्स ग्रांटिंग दैम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन एंड बेनिफिट्स। तो बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की लिस्ट है इसको एक तरीके से अमेंड करने के लिए, एक बार वापस अमेंड करने के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज़ को एक तरीके से गवर्नमेंट रिकॉग्निशन और बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए इस जो एक्ट है इसको पास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The next question is, which act aims to replace the 2005 Act to prohibit the financing of weapons of mass destruction WMDS and their delivery systems? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 इसने रिप्लेस किया 2005 का एक्ट जो पास किया गया था फॉर द प्रोहिबिशन, यानी कि इट इज़ बैंड द बैनिंग ऑफ द फाइनेंसिंग ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये आपने ध्यान में रखना है। तो द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड द डिलीवरी सिस्टम्स प्रोहिबिशन एंड लॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 वाज पास्ड। इट अमेंड्स द 2005 के एक्ट को ये अमेंड करता है टू कवर द प्रोहिबिशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स। Next question. Which act aims to enhance the scope of energy conservation by promoting energy efficiency in large-scale industries?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2022 को पास किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था या एम था टू एनहेंस यानी कि टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन विद इन द कंट्री बाय प्रमोटिंग द एनर्जी एफिशिएंसी इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करके एनर्जी कंजर्वेशन वाज द एम ऑफ दिस एक्ट. So option B will be the correct answer for this. So it enhances the scope of energy conservation by promoting energy efficiency in large scale industries and creating a domestic carbon market. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The Criminal Procedure Identification Act of 2022 replaces which act? I think we have already discussed this question. Option number B will be the option number. So with this we come to an end of this video. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the best for your coming examinations.